हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे जो कह रहे थे मैम मैं इस स्टेट से हूँ, यहाँ पर सारा सिलेबस आ रहा है, मैम मैं बिहार से स्टेट से हूँ, सारा सिलेबस आ रहा है। बेटा टेंशन मत लो, आपको सब पढ़ाया जाएगा, जितने भी चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में सारे कवर किए जाएंगे। देखो, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हमने खत्म कर ही लिया है। अगर मैं सीबीएसई का सिलेबस देखूं तो दो ही और चैप्टर रह जाते हैं, एक स्ट्रैटेजीज वाला और एक है एनवायरमेंटल इशू। तो दो चैप्टर क्यों छोड़ेंगे बेटा? अगर हम सब सारे चैप्टर्स अच्छे से कर रहे हैं तो आपको वो दो चैप्टर भी पढ़ाए जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो, आपको सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले जो सिलेबस वाला है वो खत्म कराएंगे, उसके बाद वो वाले दो चैप्टर्स भी पढ़ोगे। टेंशन नहीं लेना है बेटा, आपको पहले भी बोला है व्हाई टू फियर व्हेन पीडब्ल्यू इज हियर, है ना। सो यस, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना नया चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इससे पहले वाला चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी ओनली डीलिंग विद दी, आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स का नहीं पढ़ने वाले हैं, सारे प्लांट्स का नहीं पढ़ने वाले हैं, वी विल बी फोकसिंग ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो आज देख लो बेटा, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं टुडेज गोल में। So we will have basic introduction about sexual reproduction flowering plants के बारे में। Sexual reproduction क्या होता है? You already know this. Pre-fertilization event, flower और एंड्रोशियम, है ना। आओ स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं बेटा, वैसे तो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, बट आप छोटे बच्चे हो, भोले भाले, रिवाइज तो करते नहीं होगे, है ना। पिछला याद नहीं रहता हमें, मैम 11 का कैसे याद होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं बेटा, क्लास 11 को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। तो प्लांट, यू नो, प्लांट के बेटा प्लांट किंगडम में पढ़ाया गया है, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं गेमिटोफाइट, ठीक है, और एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या फर्क है इनमें? ये वो पार्ट होता है बेटा जो आगे जाकर के क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। और ये पार्ट होता है बेटा जो आगे जाकर के क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। ठीक है, आपने 5 कैटेगरी ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। वो अलग बात है बेटा, इस चैप्टर में हम सिर्फ एनजीओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट आपने कौन कौन से प्लांट्स पढ़े हैं? एल्गी, आपने पढ़ा है बेटा ब्रायोफाइट्स के बारे में, आपने पढ़ा है टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नो के बारे में और एनजीओ के बारे में, है ना। एल्गी में, ब्रायो में जो मेन बॉडी होती है बेटा, वो क्या होती है? गेमीटोफाइट, मतलब जो गेमीट्स वगैरह बनाए। और गेमीटोफाइट वाली बॉडी बेटा हैप्लॉइड होती है, ठीक है। टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ में जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है बेटा? स्पोरोफाइट, जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड, ठीक है। चैप्टर के नाम है बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इनमें से क्या सारे प्लांट्स फ्लावर करते हैं? नहीं। कौन से फ्लावर करते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्योंकि फ्लावर करते हैं, दैट इज व्हाई इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना हमें एल्गी का सेक्सुअल पढ़ना है, ना ब्रायो, ना टेरिडो, ना जिम्नो। वी आर ओनली कंसर्न विद द एंजियोस्पर्म बिकॉज वही है फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के रिस्पेक्ट में समझते हैं कि गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब क्या है। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स तो बेटा सबने देखा है, गुलाब का पेड़ सबने देख रखा होगा, पौधा, गेंदे का सबने देख रखा होगा, गुड़हल का पेड़ सबने देख रखा होगा, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में समझते हैं कि मैम गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट क्या कह रहे हो मैम, समझ नहीं आ रहा मैम। तो सुनो, आपके पास एक गमला है बेटा, ठीक है, और उस गमले में एक लगा हुआ है पौधा, ठीक है। वो पौधा किसका है बेटा? वो पौधा है गुलाब का, ठीक है। उस गुलाब के पौधे में बेटा आपको दिखाई दे रहा है रूट, आपको दिखाई दे रहा है स्टेम और आपको दिखाई दे रहा है लीव्स। जब प्लांट रूट, स्टेम, लीव्स ही बना रहा है बेटा, फ्लावर नहीं दिख रहे हैं, दैट मींस प्लांट उस टाइम पे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था ना, और कहा था उस चैप्टर की नॉलेज वेस्ट नहीं होगी, है ना। यस,
जब फ्लावर नहीं कर रहा है ना एक प्लांट, दैट मीन्स वो अपने रिप्रोडक्शन वाले स्टेज में नहीं है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस स्टेज को हम वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं। तो अभी ये पौधा अपने कौन से फेज में है बेटा? वेजिटेटिव फेज में। रिप्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है, रिप्रोडक्शन करने वाला है, करा नहीं है, करने वाला है। तो ये रिप्रोडक्शन से पहले वाली स्टेज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्शन से पहले, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। उसके बाद क्या होता है बेटा? जैसे हम पहले ग्रो करते हैं, फिर हम अपनी एक प्यूबर्टी अटेन करते हैं, फिर हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं ना। सिमिलरली ये पौधा पहले ग्रो करेगा, ग्रो कर लिया, जब रूट स्टेम लीव्स प्रॉपर ग्रो कर जाएंगे, इनको लगता है नाउ दे आर सेक्सुअली मैच्योर, तो इनके अंदर बेटा, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आप पढ़ते हो, है ना। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पढ़ोगे, आप पढ़ चुके होगे शायद में भी। सो सिमिलरली जब ये अपनी ग्रोथ अटेंड कर लेते हैं, तो इनके अंदर भी जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, तो इनके अंदर भी बेटा स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के बाद आपको दिखाई देता है बेटा, यहां पर क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है एक फ्लावर, ठीक है। और जब फ्लावर एक प्लांट में आ जाता है बेटा, तो ये कौन सी स्टेज कहलाता है? ये एक रिप्रोडक्टिव स्टेज कहलाता है। और क्योंकि इस स्टेज में फ्लावर बनते हैं, इसको हम फ्लावरिंग स्टेज या फ्लावरिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने फेज की बात पढ़ ली, इसमें क्या स्पोरोफाइट है, क्या गेमिटोफाइट है बेटा? दिस एंटायर स्ट्रक्चर कम्स अंडर स्पोरोफाइट। एक गुलाब के पेड़ में, एक गेंदे के पेड़ में, एक गुड़हल के पेड़ में जो भी आपको दिखाई दे रहा है बाहर से, रूट स्टेम लीव्स, ये सारे के सारे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर हैं। और मैम ने आपको बताया स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिप्लॉयड। तो अगर आपसे पूछे इनकी प्लॉइडी, तो फ्लावर भी क्या होगा बेटा? 2n, लीव्स भी क्या होगा? 2n, स्टेम भी क्या होगा? 2n, और रूट भी क्या होगा बेटा? 2n, ठीक है। पहली बात, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, 11 का थोड़ा रिलेट करते हुए। उसके बाद अब मैम गेमिटोफाइट कब बनेगा? देखो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, आप देख सकते हो ये सारे पार्ट, रूट स्टेम लीव्स, और आपको फ्लावर जो दिखाई दे रहा है बेटा वो स्पोरोफाइट है ना। अब स्पोरोफाइट को जब क्या बनाना पड़े? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना पड़े, तो कैसे बनेगा? मैम ने बताया था ना बेटा, कोई भी डिप्लॉयड स्टेज है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, कोई भी डिप्लॉयड स्टेज को अगर हैप्लॉइड चीज बनानी होती है तो क्या कराना पड़ेगा बेटा? मियोसिस कराना पड़ेगा, है ना। तो स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। ये स्पोरोफाइट बेटा आगे जाकर के डिवाइड करता है, कौन सी डिवीजन? मियोसिस। तो जाके तुम्हें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और यही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आगे जाकर के गेमिटोफाइट बनाएंगे, और गेमिटोफाइट आगे जाकर के गेमीट बनाएगा, ठीक है। तो हमें एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म में मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। क्यों हम ऐसा कहते हैं बेटा कि मेन बॉडी को हम स्पोरोफाइट बोले? क्यों गेमिटोफाइट को हम मेन बॉडी नहीं बोल रहे बेटा? क्योंकि आप खुद देखो, चाहे गेंदा देख लो, चाहे रोज का कोई भी फ्लावरिंग प्लांट देख लो, आपको मेनली दिखाई क्या दे रहा है? उसमें डोमिनेंट बॉडी क्या दिखाई दे रही बेटा? यही तो दिखाई देती है। दैट इज वाई किसी फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेन बॉडी बनती है उसको क्या कहा जाता है बेटा? स्पोरोफाइट बोला जाता है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। तो फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सारे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर हैं। जब इनमें आगे डिवीजन होगा तो आगे जाकर के बनेगा गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब एक और चीज याद रखना, बेसिक चीज, अगर कोई गेमिटोफाइट है, ठीक है, और अगर किसी गेमिटोफाइट को हैप्लॉइड चीज बनानी है तो वो किस डिवीजन से बनाएगा? माइटोसिस। ये पहले भी बता रखा है आपको, ठीक है। जब आधा कराना हो मियोसिस, सेम कराना हो तो माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। आगे आ जाओ, ये तो हमने पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। वाई? बिकॉज बेटा फ्लावर को हम कहते हैं ऐसा स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, है ना। तो और थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं। ओके, सो
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारी एनसीईआरटी की लाइंस है बेटा, आप देख सकते हो, और उसमें लिखा हुआ है कि फ्लावर दिखने से पहले, आप खुद देखो, फ्लावर दिखने से पहले प्लांट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड, जो आगे जाकर के डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट के बाद बनाते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम क्या होता है बेटा? वो सेल्स जो आगे जाकर के फ्लावर बनाएंगी, ठीक है, आगे जाकर के फ्लावर्स बनाएंगी, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन दी फ्लावर्स। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, और यही आगे जाकर के बेटा फ्लावर, इंडिविजुअल फ्लावर के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। In the flower, the male and the female reproductive structures are androecium and gynoecium. Kindly recollect the androecium consists of a wall of a stamens. You would recollect, क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि तुम 11th में पढ़ चुके, बट कोई नहीं, हम दोबारा से फ्लावर बनाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। बट हम उससे पहले लिख ले, हमारे यहाँ बताना क्या चाहा है बेटा। देखो, आपको पता है बेटा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है तो 3 इवेंट होते हैं, ठीक है, और ये इवेंट बेटा सारे ऑर्गेनिजम्स में होंगे ही होंगे। सबसे पहला होता है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद क्या आता है बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यही सारे इवेंट बेटा हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। पिछले चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ा था ना, इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म्स, विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ये इवेंट है, डेफिनेटली यही होगा क्योंकि सबसे पहले यही होता है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर फ्लावरिंग, या आप लिख सकते हो फॉर फ्लावर टू टेक प्लेस, क्या होता है? प्लांट अंडरगो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा है? देखो क्या होता है सबसे पहले? सबसे पहले फ्लावर लगा हुआ है? नहीं बेटा, शूट मेरिस्टेम के ऊपर फ्लावर लग रहा है ना, तो शूट मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये देखो ध्यान से, यहां पर हमने डायग्राम बनाया था बेटा, देखो शूट के ऊपर यहां पर क्या बन रहा है? फ्लावर बन रहा है ना। दैट मीन्स शूट मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल्स, शूट की जो डिवाइडिंग सेल्स है वो अपने आप को पहले कन्वर्ट करती हैं फ्लोरल वाली डिवाइडिंग सेल्स में, फिर वो सेल्स प्राइमोडिया बनाती हैं। प्राइमोडिया बेटा आगे जाके फ्लोरल बड बनाते हैं, और बड के बाद आपको दिखता है फ्लावर। तो आप खुद देख सकते हो देयर आर सो मेनी चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस स्ट्रक्चरली, और ये सब चेंजेस कब हो रहे हैं बेटा? जब अंदर शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं। आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, जो फ्लावरिंग इंड्यूस करा, जैसे ऑक्सिन इज वन ऑफ देम, है ना। आ जाओ, तो फ्लोरल मेरिस्टेम फिर किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? फ्लोरल प्राइमोडिया में। ये क्या करता है बेटा? इट बियर्स फ्लावर, इट बियर्स फ्लोरल बड, एंड फ्लोरल बड आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्लावर में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा फ्लावर का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं बेटा? फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। आ जाओ, ये देखो हम बनाएंगे बेटा बाईसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज एनसीईआरटी में टिपिकल फ्लावर जो समझाया हुआ है वो बाईसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाईसेक्सुअल। सो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, बाईसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद हो। मेल मतलब एंड्रोशियम प्रेजेंट हो, फीमेल मतलब गाइनोशियम प्रेजेंट हो, है ना। तो हम डायग्राम भी वैसा ही बनाएंगे। ये देखो सबसे इनर मोस्ट पार्ट बना रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है? गाइनोशियम, ठीक है।
ये सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं ना बेटा, ये टिके हुए होते हैं एक फूले हुए स्ट्रक्चर पर, और उस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? थैलेमस। दिस इज व्हाट? थैलेमस। फ्लावर की जो डंडी होते हैं बेटा, रोज गुलाब दिया होगा किसी को, नहीं मिला होगा तो आपने देखा डंडी लगी रहती ना, तो जो फ्लावर की डंडी होती है बेटा उसको क्या कहा जाता है? पेडिसल। ठीक है, डंडी ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर। और थैलेमस क्या होता है बेटा? फूला हुआ पोर्शन, स्वेलन पोर्शन डंडी के ऊपर, अबव पेडिसल। अब इसी थैलेमस के ऊपर बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, चारों पार्ट्स फ्लावर के टिके होते हैं। एक पार्ट आपने बना लिया है, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा? एंड्रोशियम। ठीक है, और फ्लावर में सबसे खूबसूरत चीज जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, द कलरफुल पेटल्स। ये क्या है बेटा? कलरफुल पेटल्स। ठीक है, और ग्रीन कलर के क्या लगे होते हैं बेटा? ग्रीन कलर के लगे होते हैं सेपल्स। ठीक है, तो ये चार पार्ट्स होती है, लिख लो फटाफट। दिस इज व्हाट? गाइनोशियम। ठीक है, ये क्या है आपका? एंड्रोशियम। ये क्या है आपका बेटा? कोरोला। और ये क्या है आपका? कैलिक्स। और यही बनाता है हमारा चार वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, है ना, जिसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। नाउ लेट्स राइट इट। 4 वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर फटाफट लिखते हैं बेटा, कौन कौन से हैं? सबसे अंदर, अंदर से बाहर की तरफ लिखेंगे बेटा, गाइनोशियम। उसके बाद एंड्रोशियम। नेक्स्ट क्या है? कोरोला। फोर्थ वन इज कैलिक्स। कोरोला और कैलिक्स बेटा इस चैप्टर में आपको पढ़ना नहीं है, खुश हो जाओ। क्यों नहीं पढ़ना है? बिकॉज ये दोनों नॉन एसेंशियल वर्ल्ड कहे जाते हैं। इनको नॉन एसेंशियल बोला जाता है, इनको स्टेराइल बोला जाता है, इनको एक्सेसरी वर्ल्ड्स बोला जाता है। क्यों बेटा? क्यों? इसलिए क्योंकि इनको प्लांट्स को जरूरत नहीं है, इसलिए इनको निकाल के फेंक देते हैं। बेटा नॉन एसेंशियल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। और क्योंकि बेटा ये पार्ट्स डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, खुश हो जाओ, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। बट बेटा नॉन एसेंशियल कहने का ये मतलब नहीं है कि ये मतलब के नहीं है, क्योंकि बेटा अगर पेटल ना हो ना तो मधुमक्खियां आएंगी नहीं, और मधुमक्खियां आएंगे नहीं ना तो रिप्रोडक्शन होगा भी नहीं। बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली गैमीट्स वगैरह नहीं बना रहे, इसलिए इनको बोला गया है नॉन एसेंशियल, या इनको बोला गया है स्टेराइल। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि काम के नहीं है, काम के हैं, बिल्कुल काम के हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा बेटा, इनको एसेंशियल वर्ल्ड कहा गया है। ठीक है, इनको फर्टाइल वर्ल्ड कहा गया है, और इनको नेसेसरी वर्ल्ड कहा गया है। वाई? तो इसका रीजन भी लिख सकते हो आप, सिंस डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। आपने इसका सिंबल भी पढ़ा होगा बेटा, G फॉर गाइनोशियम और A फॉर एंड्रोशियम, है ना। कोरोला का भी सिंबल पढ़ा है, कैलिक्स का भी सिंबल पढ़ा है, अभी मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो हमें पढ़ना ही नहीं इस चैप्टर में। अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं तो गाइनोशियम की बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा? गाइनोशियम की बेसिक यूनिट होती है कार्पल या पिस्टल। अगर एंड्रोशियम की बात करूं बेटा तो एंड्रोशियम की बेसिक यूनिट क्या होती है? एंड्रोशियम की बेसिक यूनिट होती है स्टेमेन।
अब व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक यूनिट, बच्चों को ये भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में। तो अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं आपको, इस डायग्राम में देखो एक ये स्टेमन है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन। तो आप खुद देख सकते हो इस डायग्राम में एक स्टेमन यहां बना हुआ है, दूसरा स्टेमन यहां पर बना हुआ है ना। स्टेमन, एक यूनिट को स्टेमन कहा जाता है, उसी को हम बेसिक यूनिट कहते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, तो हमारा एंड्रोशियम बेटा क्या है, हमारा एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है। क्योंकि आपको पता है ना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए आपको सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। और फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स है, तो इनके पास स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे फ्लावर के केस में आपको पता ना, फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम बड़े मजे में गिफ्ट करते रहते हैं, है ना। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है दैट इज एंड्रोशियम। मेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हो या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हो। इसका क्या मतलब है बेटा, यही आगे जा करके मेल गेमीट्स वगैरह बनाने में मदद करेगा। बिकॉज आपको कराना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट बनना बहुत जरूरी बेटा। तो मेल गेमीट यहीं से बनेगा। फीमेल गेमीट कौन बनाएगा बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और आप इसको और क्या कह सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दैट मीन्स फीमेल गेमिट कहां से बनने वाला है, गाइनोशियम से बनने वाला है। ठीक है, जैसे यहां पर एक ये यूनिट है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कार्पल या पिस्टल, एंड द ग्रुप इट इज सेड टू बी गाइनोशियम। ठीक है, जैसे यहां पर एक पेटल ये बना है बेटा, और एक पेटल ये है, तो एक सिंगल यूनिट को पेटल, ठीक है, बेसिक यूनिट। ग्रुप को क्या बोलते हो बेटा, कोरोला। यहां पर आपने बनाया है ये एक सेपल, बेसिक यूनिट है ना, इसके ग्रुप को बोलते हो कैलिक्स। बट कैलिक्स एंड कोरोला यू नीड नॉट टू स्टडी, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर, इन दिस एंटायर चैप्टर, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, बिकॉज यही बनाएंगे हमारे गेमीट्स। ओके, ये तो हो गया बेटा हमारी वर्ल्ड्स के बारे में जो हमने पढ़ लिया, हमने बेसिक यूनिट वगैरह भी लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आ जाओ नेक्स्ट पर। हमने ये वाला एनसीईआरटी भी पढ़ लिया था। ओके, एनसीईआरटी के में लिखा हुआ है बेटा फ्लावर क्या है, तो आप खुद देख सकते हो फ्लावर एनसीईआरटी क्या लिखती है, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फैसिनेट आप बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों से हो जाते होगे, है ना। फैसिनेट तो आप कोई भी आपको अच्छा लगे आप फैसिनेट हो सकते हो, किसी के पढ़ाने से फैसिनेट हो सकते हो, ठीक है, किसी दोस्त से फैसिनेट हो सकते हो, किसी के ड्रेसिंग सेंस से फैसिनेट हो सकते हो। यू कैन गेट फैसिनेटेड, जो खूबसूरत है, जो ब्यूटीफुल है ना। कुछ बच्चे शायद मेरे पढ़ाने के पढ़ाने के बाद फैसिनेट हो जाएं, जोक्स अपार्ट, यस। तो फ्लावर भी एक तरीके का फैसिनेटिंग ऑर्गन है ना। इतना खूबसूरत है बेटा जो नेचर ने हमें बनाया है, और नेचर ने ना हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया। हमें लगता है कि हमारे लिए सिर्फ बना है, अपने सेल्फिश नेचर की वजह से हम इसको जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। यस, इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्लावर्स होते हैं हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं है बेटा, ये बनाया गया है, नेचर ने जो बनाया है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाया है। बट हमारा जो शैतानी दिमाग है ना, हम इसको जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, फटाफट फ्लावर का इंतजाम कराया जाता है ना। फ्लावर के डेकोरेशन होते हैं बेटा, स्कूल वगैरह में कोई पूजा वगैरह हो, घर में शादियां, शादी तो बिना फ्लावर के कैसे हो सकती है बेटा। वरमाला कहाँ से आएगा, वरमाला आएगा, ठीक है, आप एक दूसरे को पहनाओगे, फ्लावर की जरूरत पड़ती है। कोई बीमार है, हॉस्पिटल जा रहे हो, ठीक है, फ्लावर की जरूरत पड़ती है। किसी के यहाँ जा रहे हो, किसी के फंक्शन में कुछ नहीं समझ में आता, लोग बुके ले जाते हैं, फ्लावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डेथ, फ्लावर, कन्यादान, शादी होती है, फ्लावर। सो एवरीवेयर, स्कूल में चीफ गेस्ट आ रहे हैं, फ्लावर। So everywhere you can see the use of flower, है ना। So flower लिखा हुआ है बेटा कि किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल बेटा सजाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। आजकल तो बेटा आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऐसे लगते हैं रियल फ्लावर्स हो, तो क्यों लगाते हैं बेटा, थोड़ा घर सुंदर लगे, है ना। ऑर्नामेंटल सजाने के लिए, सोशल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, कल्चरल वैल्यूज के लिए, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इमोशंस। जैसे अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, ठीक है, लव शो करना है, आपको अपनी अफेक्शन शो करनी है, आपको किसी को सरप्राइज देना होता है, तो व्हाट यू टेक,
यू टेक अ फ्लावर विथ योर सेल्फ, है ना। तो वही देखो लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है अपने ब्यूटीफुल इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जो आप फील करते हो फॉर समवन स्पेशल। देखो, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ। सैड में कौन फ्लावर देता है, ठीक है, सैड में थोड़ी हम फ्लावर देते हैं बेटा, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जहां पर आप फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्या करें बेटा, हम फ्लावर के बारे में लिख लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्या क्या लिखाती है, एनसीईआरटी लिखाती है बेटा, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, लिख लो। ठीक है। और जितने भी अच्छा, ऐसा नहीं है बेटा जहां पर फ्लावर नहीं बनता, जैसे एल्गी में फ्लावर नहीं बनता, टेरिडो में नहीं बनता, जिम्नो में नहीं बनता, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उनमें भगवान ने अलग तरीका दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन जिनके पास फ्लावर है वो फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दैट मीन्स फ्लावर क्या है बेटा, इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम क्या बोलते हैं, इट इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंड्रोशियम कहते हैं, एंड फीमेल वाले को हम गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इनकी मॉर्फोलॉजी, दे आर सो ब्यूटिफुल, ठीक है। वन कैन इजिली गेट फैसिनेट, वन कैन इजिली गेट अट्रैक्टेड, है ना। और एम्ब्रियो क्यों, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, वी विल गेट टू सी द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाएगा, सीड जमीन पे गिरेगा, एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंटायर न्यू प्लांट, है ना। यस। और क्या लिखा हुआ है, ये कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं, दे आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ एस्थेटिक वैल्यू और कल्चरल वैल्यू और रिलीजियस वैल्यू और सोशल वैल्यू और ऑर्नामेंटल वैल्यू। देखो सारी बातें हमने यहां पर लिख ली, ठीक है। अब हमने फ्लावर पढ़ लिया, फ्लावर के बारे में चीजें पढ़ ली, फ्लावर के पार्ट्स पढ़ लिए। फ्लावर में दो मेन पार्ट्स है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो आज हम चलते हैं बेटा, पढ़ते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ना है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। क्योंकि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कौन सा इवेंट पढ़ना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्री फर्टिलाइजेशन। आपको पता है प्री फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या आता है बेटा, गैमीट का ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमीट का फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले मेल गैमीट कैसे तैयार होगा, फीमेल गैमीट कैसे तैयार होगा, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेल सेक्स ऑर्गन, जिसका हमने बेसिक यूनिट क्या पढ़ा, द बेसिक यूनिट इज स्टेमन, ठीक है। स्टेमन कैसा दिखता है ये देख लो, बना लेते हैं साइड में डायग्राम। ये है हमारा टिपिकल स्टेमन, ठीक है। और ये है इसकी डंडी, इस डंडी को क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट, ठीक है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज व्हाट, स्टेमन। स्टेमन में एक डंडी होती है, उस डंडी को बोलते हैं फिलामेंट, और ये दो गोले गोले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, एंथर, ठीक है। एंथर मेनली इन्वॉल्व होता है बेटा, डिवीजन करेगा और आगे जाकर के स्पोर्स और गैमीट बनाने में मदद करता है। फिलामेंट का गैमीट वगैरह बनाने का ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इस एंथर को कट करोगे, ठीक है, आप इस एंथर को ट्रांसवर्सली कट करते हो,
तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, थोड़ा इमेजिन करो कैसा दिखाई देगा। ये देखो बनाते हैं, ये देखो कट किया, तो आपको कट करने के बाद ये ऊपर से, बेटा ऊपर से दिखा रहे हैं, एरियल व्यू है ये, ऐसे समझ लो। ऊपर से आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसके अंदर बेटा आपको 4 गोले ऐसे दिखाई देंगे। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है थीका। ठीक है, या आप कह सकते हो ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है बेटा, बैग होता है दैट फॉर्म्स स्पोर आफ्टर डिवीजन। सुनते जाना, सब समझ में आएगा। एक एंथर को जब हमने काटा, तो आपको एक एंथर के बारे में क्या पता चल रहा है, आप खुद देखो बेटा। अगर आप देखो एंथर में ये एक लोब है, दिस इज 1 लोब एंड दिस इज 2nd लोब, है ना। दैट इज वाई हम एंथर को क्या कहते हैं, एंथर को हम कहते हैं बाई लोब्ड। बाई का मतलब क्या होता है बेटा, सिंस इट हैज 2 लोब्स। इसके बाद अगर तुमने काटा तो एक लोब में, ये देखो ऐसे देखना, दिस इज 1 लोब एंड दिस इज दूसरा वाला लोब। इस लोब में देखो तुम्हें कितने थीका दिख रहे हैं, 2 थीका दिख रहे हैं। तो हम इसको लिखते हैं बेटा बाईथीकस, या एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है बेटा, डाईथीकस। अच्छा ओवरऑल 4 है, तो एनसीईआरटी को टेट्रा वर्ड बोलना चाहिए था, टेट्राथीकस। बस एनसीईआरटी इज वेरी स्मार्ट, एनसीईआरटी बाई के रिस्पेक्ट में समझाती है ना। और इसको डिफाइन कैसे करती है, क्यों इसको बाईथीकस बोल रहे हैं, बिकॉज ईच लोब हैज हाउ मेनी थीका बेटा, ईच लोब हैज 2 थीका। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, बाई लोब, एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, बाईथीकस। उसके बाद इस थीका के अंदर यू गेट टू सी स्पोरेंजियम। कितने स्पोरेंजियम है बेटा, 4, और 4 डिफरेंट कॉर्नर्स पर मौजूद हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम वो बैग होता है बेटा जिसके अंदर स्पोर्स बनेगा, कैसे बनेगा वो आप देखोगे आगे, है ना। तो कितने स्पोर्स हो गए बेटा, मतलब कितने स्पोरेंजियम हो गए, 4। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। Why we are saying tetrasporangiate? Because 4 sporangiums are present at 4 different corners. अच्छा, एक मैडम की ना बहुत गंदी आदत है बेटा, लेकिन अब आपको वो गंदी आदत पता चल जानी चाहिए। ठीक है, जब मुझे प्रेजेंट लिखना होता है ना, तो मैं प्लस एंटी लिखती हूं, और जब मुझे एब्सेंट लिखना होता है ना, तो मैं माइनस एंटी लिखती हूं। और ये बाय डिफॉल्ट मैडम का कंप्यूटराइज सेक्शन में बैठ चुका है, तो मैडम हमेशा ये लिख देती है बेटा, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, तो याद रखना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो हमने क्या पढ़ा, एक एंथर क्या होता है, बाइलोड, बाईथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। और मैं आपको इसका 3D वर्जन दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक स्टेमिन। आप देखो, दिस इज स्टेमिन। एक स्टेमिन में आपको देखो बेटा, एक लोब ये दिखाई दे रहा है, दूसरा लोब ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एंथर। स्टेमिन में एंथर होता है और स्टेमिन में फिलामेंट होता है। इस एंथर में देखो एक लोब ये, एक लोब ये, इसलिए एंथर को बोलते हैं बाइलोब। अब लेकिन लोब तो तुम्हें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, थीका वगैरह देखेंगे तुम्हें काटना पड़ेगा, तुमने इसको कट कर दिया, इसकी खोपड़ी उड़ा दी, है ना। इसकी खोपड़ी उड़ा कर देखो तुम्हें ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है। हमने भी देखो यही तो बनाया है, हमने भी तो देखो ऐसा ही तो बनाया, ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है बेटा, एक लोब, दिस इज 1 लोब, और ये दूसरा लोब है। इस लोब में देखो आपको एक गोला ये दिखाई दे रहा है, एक गोला ये दिखाई दे रहा है, एक गोला ये दिखाई दे रहा है, एक गोला ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है बेटा, थीका। थीका के अंदर होता है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, अब आप
इतना समझ में आया? अब आपको एनसीईआरटी फिगर दिखा देते हैं। ये देखो, ये हमारा क्या है, दो लोब, एक ये लोब, एक इसके पीछे लोब है, टू लोब, बाई लोब। और ये लंबी सी स्टॉक क्या है बेटा, फिलामेंट। अब इसको तुम काटोगे तो देखो तुम्हें ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो आप देखो एक पूरा का पूरा लोब ये, दूसरा लोब ये, इसीलिए हम एंथर को बोलते हैं बाई लोब। देख सकते हो आप? अब आप खुद देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है, एक स्ट्रक्चर इन्होंने पूरा जोड़ करके दिखा दिया ऐसे, बट यहां पर बेटा क्या होता है, थीका, ऐसे याद रखना, ये थीका, ठीक है। और इसी के अंदर बनते हैं स्पोर्स, जहां स्पोर्स बने बेटा उसको क्या बोलेंगे हम, स्पोरेंजियम, ठीक है। और वो कौन से स्पोर्स होते हैं बेटा, वो स्पोर्स होते हैं जो आगे जाकर के पॉलन ग्रेन बनाने वाले हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन यहीं पर बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, तो इसीलिए स्पोरेंजियम को हम आगे जाकर के क्या बोलने लगते हैं, पॉलन सैक्स। सैक्स का मतलब झोला, आगे जाके पॉलन बनने वाला है तो ये पॉलन का झोला हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहां पर हम लिख लेंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर हम ये लिख लेंगे कि लेटर ऑन ये किसकी तरह बिहेव करता है, इट बिहेव एज पॉलन सैक्स। बट ये पॉलन सैक्स कब बनेगा बेटा, जब पॉलन ग्रेन वगैरह बन जाएंगे, आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन, नॉट अभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको याद रखनी थी, ये एंथर वाली बात, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये एंथर वाली बात, कि एंथर हमारा बाइलोब, बाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्लियर हो गया? ओके, आफ्टर एंथर क्या बचता है बेटा हमारे पास, एंथर पढ़ लिया, इसका और डिटेल पढ़ेंगे हम, बट फिलामेंट भी पढ़ लेते हैं। फिलामेंट क्या है, पतली सी डंडी, पतली लंबी डंडी, तो लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा, स्लेंडर क्यों बेटा, क्योंकि पतला सा है, थिन, स्लेंडर का मतलब क्या होता है, थिन, ठीक है। एंथर की डंडी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट is attached to पेटल और थैलेमस। ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसका क्या मतलब है, वेट करो बेटा मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। इसके लिए आप देख लो डायग्राम, जैसे ये डायग्राम हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो हम अपना डायग्राम उठाते हैं फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। बेटा ये डंडी है, ये डंडी किससे जुड़ी होगी, मेन प्लांट से, ठीक है। प्लांट से डंडी, डंडी उसके बाद ये सारा फ्लावर। तो अगर आपसे पूछा जाए इस फ्लावर में कौन सा तरफ प्रॉक्सिमल है, जैसे तुम एनिमल से पढ़ते हो ना एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड, हम प्लांट्स में प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड बताते हैं। तो ये वाला प्लांट से नजदीक है ना, ये डंडी प्लांट से जुड़ी होगी ना बेटा, जो नजदीक वाला एंड होगा ना प्लांट के रिस्पेक्ट में, वो प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल को रिलेट करो प्रॉक्सिमिटी से। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है तुम कितने पास हो किसी से, है ना। तो ये हो गया, ये वाला तरफ हो गया बेटा प्रॉक्सिमल एंड। ये सारे पार्ट्स प्लांट से तो दूर हो गए ना मेन प्लांट से, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। डिस्टल को रिलेट करोगे डिस्टेंस से, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। तो आप खुद देखो, ये है फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, आप देखो, ठीक है। तो फिलामेंट का ये वाला क्या है बेटा, प्रॉक्सिमल एंड है। क्या है बेटा ये, एक सेकेंड, पीला वाला है ना, पीला वाला, पीला वाला, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है इसका प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ किसका, ये लिख देती हूं, ये क्या है बेटा, प्रॉक्सिमल एंड है ऑफ फिलामेंट। आप खुद देख सो बेटा देखो कि इसका एंड किससे जुड़ा हुआ है, इस थैलेमस से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है ये थैलेमस से जुड़े या हो सकता है ये पेटल से जुड़े, तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है, तो हमने लिख दिया है बेटा, हाँ लिख दिया है कि एंड हो सकता है थैलेमस से जुड़ा हो, ये क्या है बेटा थैलेमस, या हो सकता है ये वाला एंड पेटल से ही जुड़ जाए। और ये बेटा सीयूईटी में भी आ सकता है और नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें। ओके, पहले हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। अब देखो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है बेटा, ये एंथर का डायग्राम है, ठीक है। ये मेच्योर एंथर फॉर्मेशन बनाएंगे, दिखाएंगे। अभी तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि कैंथर होता है, बाइलोब होता है, काटोगे तो थीका दिखाई देगा, थीका के अंदर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम स्पोर्स बनेगा।
बट आप खुद देखो यहाँ पर बहुत सारी वॉल्स दिखाई हुई हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये भी हमारे एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहला डायग्राम जो दिखा रहे हैं ना बेटा, ये ट्रांसफर सेक्शन है। टीएस का मतलब ट्रांसफर सेक्शन किसका है बेटा, यंग एंथर का है। इसको यंग एंथर क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि इस एंथर के अंदर अभी पॉलन ग्रेन्स वगैरह नहीं बने हैं। ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा जो डायग्राम है, ये मेच्योर है एंथर का जो बेटा अब टूट चुका है। क्यों टूट चुका है, क्योंकि अंदर पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी किसका दिखाती है, 4 गोला है, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। गोले क्या है बेटा, स्पोरेंजियम, जिनके अंदर स्पोर्स बनता है। तो इन्होंने एक स्पोरेंजियम को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है ना। तो जब एक स्पोरेंजियम को पढ़ेंगे बेटा, तो आप खुद देख सकते हो एक स्पोरेंजियम को सराउंड करते हैं बहुत सारी वॉल। तो जो लेयर्स स्पोरेंजियम को सराउंड करके रखती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको बोलते हैं एंथर की वॉल लेयर्स। ठीक है, तो आओ फटाफट हम पढ़ते हैं बेटा एंथर की वॉल लेयर्स। ठीक है, एंथर पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ने वाले हैं एंथर की वॉल लेयर्स। ये देखो यहां हेडिंग देते हैं, ठीक है, एंथर वॉल लेयर्स। एंथर वॉल लेयर्स। तो हाउ मेनी एंथर वॉल लेयर्स आर देयर बेटा, 4 एंथर वॉल लेयर होती हैं। ठीक है, जब आप एंथर को कट करते हो, ठीक है, स्पोरेंजियम को वो सराउंड करती हुई सारी की सारी लेयर्स दिखाई देती है। तो क्यों ना हम एक एंथर बना ले, ये हमारा एक एंथर है। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको, आप बहुत जगह पढ़ा होगा बेटा, एनिमल्स में भी पढ़ा होगा। एपिडर्मिस क्या होती है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, काम क्या होता है आप खुद देख सकते हो, सिंगल लेयर्ड है। तो ये यूजुअली कितनी लेयर होती है बेटा, सिंगल लेयर्ड होती है। और काम क्या होता है बेटा इसका, प्रोटेक्शन में। ठीक है, इसके बाद एक और सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और सिंगल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस वाली लेयर को पूरा नहीं बना रहे बेटा, ये पूरे तरफ होगी, टाइम थोड़ा बचा रहे हैं हम। इसको हम बोलते हैं बेटा एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। ठीक है, एंडोथीशियम सेकेंड एंथर की वॉल लेयर है, एपिडर्मिस के नीचे मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज दी प्रेजेंट इनर टू एपिडर्मिस। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, फटना। डेहिसेंस का मतलब बर्स्टिंग, किसकी बर्स्टिंग, एंथर की बर्स्टिंग। क्यों होनी जरूरी है एंथर की बर्स्टिंग बेटा, क्योंकि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। बेटा अगर पॉलन ग्रेन्स तुम बना करके अपने घर में ही रख लोगे तो फायदा क्या है। ठीक है, उनको उड़ाना जरूरी है ना। वो उड़ेंगे कब, जब एंथर फटेगा। तो एंथर फटता है और पोलन ग्रेन बाहर आता है, और फिर पोलन ग्रेन उड़ करके जाएगा फीमेल के पास और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर एंथर को फाड़ता कौन है, फटने में हेल्प कौन करता है, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद, एंडोथीशियम के बाद बेटा कुछ मल्टीपल लेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 2-3 लेयर्ड स्ट्रक्चर पूरे में होती है बेटा। मैं सिर्फ आपको एक कॉर्नर का बना करके दिखा रही हूँ, जैसे एनसीईआरटी आपको एक कॉर्नर का बना करके दिखाती है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल में प्रेजेंट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का क्या काम होता है बेटा, मिडिल लेयर भी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ठीक है, और 2 to 3 लेयर्ड हो सकती है। मतलब जनरली आप देखो बाकी सारी लेयर सिंगल सिंगल है, बट ये मल्टी लेयर्ड है।
और ये कुछ टाइम के बाद बेटा डी जनरेट कर जाती है, डी जनरेट आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इनर मोस्ट लेयर की बारी आ गई, और वो इनर मोस्ट लेयर कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं, रुक जाओ, पीला कलर यूज नहीं किया है ना, ऑरेंज करते हैं, यस। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट टेपेटम, ठीक है। टेप्टम बेटा क्या आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, विच इज द इनर मोस्ट लेयर, यू विल मार्क टेपेटम, ठीक है। ये टेपेटम का नेचर प्रोटेक्शन नहीं है, इसका नेचर न्यूट्रिशन देना है, इट इज न्यूट्रिटिव इन नेचर, ठीक है। इस ये क्या करता है, इट सराउंड स्पोरोजेनस टिश्यू, इट सराउंड स्पोरोजेनस टिश्यू। इसके अंदर क्या है बेटा, बहुत सारे हमारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर स्पोरोजिनस सेल्स, दीज आर व्हाट, स्पोरोजिनस सेल्स। और ये स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाते हैं, दे फॉर्म टिश्यू, विच टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। बेटा 11th क्लास के zoology में पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स फॉर्म टिश्यू। स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाते हैं, इस पूरे के साथ को क्या बोलोगे बेटा, टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू को देखो सराउंड करने के लिए 4 लेयर्स हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस मौजूद है, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और सबसे अंदर कौन है बेटा, टेपेटम, ठीक है। बाहर की 3 लेयर का काम है प्रोटेक्शन देना, और सबसे अंदर वाली लेयर का काम है स्पोरोजिनस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि बेटा यही स्पोरोजिनस सेल्स में जब डिवीजन होगी तो ये आगे जाकर के पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो आप खुद देख सकते हो पॉलन ग्रेन यहां पर बन रहा है ना, क्योंकि पॉलन ग्रेन स्पोर्स वगैरह यहां पर बनते हैं, इस जगह को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। और यहीं पर क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो बाद में जाकर के इस जगह को पॉलन सैक्स कहा जाता है, पॉलन ग्रेन का बैग कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा। तो मैंने बेटा हाईलाइट करके सिर्फ एक कॉर्नर दिखाया है, एक कॉर्नर में नहीं प्रेजेंट होता, यहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो, तो हमने टेपेटम लिख दिया, इनर मोस्ट लिख दिया। अच्छा, टेपेटम में और लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में कि इसका डीएनए कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी ज्यादा होते हैं, ये सारी एनसीईआरटी की बातें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 एंथर वॉल लेयर्स। इस एंथर वॉल लेयर में, एंथर वॉल लेयर का काम क्या है, एंथर वॉल लेयर का काम है प्रोटेक्शन, ओवरऑल लिख रहे हैं बेटा, प्लस डेहिसेंस, एंथर को फाड़ना, प्लस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन किसने दी है, टेपेटम ने, ठीक है। प्रोटेक्शन और डेहिसेंस किसने दी है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। क्लियर हो गया, ओके ओके। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखा देते हैं बेटा, यहां पर भी देख लो, यहां पर भी अच्छा खासा लिखा हुआ है। एपिडर्मिस की ये लेयर देखो, दिस इज सिंगल लेयर्ड, ठीक है। उसके बाद ये वाली लेयर देखो क्या है बेटा, एंडोथीशियम, ये भी तुम्हारी क्या है बेटा, सिंगल लेयर्ड। उसके बाद ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, 2 लेयर किसकी दिखाई हुई है, मिडिल लेयर्स की। उसके बाद ये वाली सेल क्या है बेटा, ये वाली सेल क्या है, टेपेटम। टेपेटम में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा होता है, डीएनए का कंटेंट ज्यादा होता है, दे आर पॉलीप्लॉइड, है ना। उसके बाद ये सारे सेल्स क्या है बेटा, स्पोरोजिनस सेल्स, जिनको साथ में हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिनमें डिवीजन होकर के बनेगा पॉलन ग्रेन्स। क्लियर हो गया सबको, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए बेटा, माइक्रोस्पोरोजिनस वाली जो टिश्यूज होती हैं, ठीक है, जहां पर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर
माइक्रोस्पोरेंजियम appears circular in outline। आप खुद देखो, ट्रांसफर सेक्शन एनसीईआरटी का हमने बनाया हुआ है, ये रहा। आपको ये स्पोरेंजियम कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? आपको ये स्पोरेंजियम सर्कुलर दिखाई दे रहा है। अच्छा बच्चे ना स्पोरेंजियम में, स्पोरोजिनस सेल में और स्पोरोजिनस टिश्यू में कंफ्यूज होते हैं। बेटा ये स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम वो कोई भी जगह जहां पर स्पोर्स बनने वाले हैं, क्योंकि यहां पर स्पोर्स बनते हैं। कौन से स्पोर्स बनते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर्स। इसीलिए वर्ड क्या लगा हुआ है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक बैग है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनने वाले, बने नहीं है, बनने वाले हैं। ठीक है। और माइक्रो वर्ड बेटा वहां इस्तेमाल होता है जहां पर मेल की बात करते हैं, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, इसलिए माइक्रो वर्ड लगा हुआ है। फीमेल की जब हम बात करेंगे तो वहां पर मेगा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ओके तो आप देख सकते हो ये माइक्रोस्पोरेंजियम नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या तुम ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करो तो इनको स्पोरोजिनस टिश्यू बोल सकते हो। तो ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इट कंटेन्स मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, विच फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू, विच फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। इनको कौन सराउंड करके रखता है? दे आर सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी लेयर है जो बिल्कुल स्पोरोजिनस सेल्स को सराउंड करके रखती है, टेपेटम। टेपेटम वो वॉल लेयर्स होती है बेटा दैट सराउंड्स स्पोरेंजियम, दैट सराउंड्स स्पोरोजिनस सेल्स, दैट सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आप देख सकते हो डायग्राम में, जैसा मैंने आपको बताया कि जो टेपेटम की सेल्स होती है इनका डीएनए कंटेंट हाई होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। और डायग्राम में जैसा आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर ये जो डॉट 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 दिखाया है, ये डॉट 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 दिखाने का क्यों मतलब था? क्योंकि टेपेटल सेल्स जो होती हैं बेटा उनके पास 10 साइटोप्लाज्म होता है, काफी एक्टिव सेल्स होती हैं बेटा, क्योंकि इनका काम ही बहुत एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। किसको? क्योंकि आगे जाकर के जो स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड करके माइक्रोस्पोर्स बनाने वाले हैं, उनको खाने पीने के लिए पोषण दोगे तभी तो डिवाइड करेंगे, अभी ना खाने पीने के लिए दे दोगे तो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यस आगे चलते हैं बेटा। अब हम तब से बोल रहे हैं, तब से बोले जा रहे हैं कि ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, है ना? तो कैसे बनेंगे वो स्पोर्स? कौन बनाएगा वो स्पोर्स? कैसे कौन सा प्रोसेस है जो स्पोर्स बनाता है? तो आओ डिटेल में पढ़ते हैं स्पोर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, यस उस प्रोसेस को जो स्पोर्स बनाता है बेटा, उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जहां जहां पर आ जाता है बेटा उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्पोर। तो किसका फॉर्मेशन होने वाला है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या किससे? पॉलेन मदर सेल। पॉलेन की मम्मी जो पॉलेन बनाए, हमारी मम्मी जिसने हमें बनाया, पॉलेन की मम्मी जो पॉलेन बनाया उसको बोलते हैं पॉलेन मदर सेल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर के बनने को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखो आप थोड़ा सा और आ जाओ। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं बेटा, 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं 4 कॉर्नर्स पर। ये हमारा एंथर था। ठीक है, इस एंथर में हर कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी मैं वॉल लेयर से कंसर्न नहीं हूं, हमें पता है स्पोरेंजियम के आगे 4 वॉल लेयर्स होती हैं। ठीक है, हमें पता है ये एपिडर्मिस होगी, एक एंडोथीशियम होगा, ठीक है, एक आपका मिडिल लेयर होगा 2-3 लेयर में, और इसके जस्ट
अबव, स्पोरेंजियम के जस्ट अबव टैपेटम होगा, ये हमें पता है बेटा, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। ये पर्पल वाला हमारा स्पोरेंजियम है। क्यों इसको स्पोरेंजियम कह रहे हैं बेटा? क्योंकि स्पोरेंजियम, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ना, स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं ना, हर सेल के पास एबिलिटी है, कैपेबल है कि वो पॉलन बना सकते हैं। ईच सेल इज पोटेंशियल पॉलन, मतलब ये पॉलन बना सकते हैं, ठीक है, ये पॉलन बना सकते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। तो होता क्या है बेटा, होता क्या है, ये देखो, एक स्पोरोजिनस सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। ये है स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। ये स्पोरोजिनस सेल किसका पार्ट है बेटा? ये स्पोरोजिनस सेल एंथर का पार्ट है। एंथर किसका पार्ट है? फ्लावर का पार्ट है। फ्लावर क्या है? डिप्लॉयड है। तो स्पोरोजिनस सेल भी क्या होगी? डिप्लॉयड। बच्चे ना रटते हैं, रटो मत। जहां जहां पे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, जो भी फ्लावर का पार्ट है, बिफोर डिवीजन, डिवीजन के बाद अगर मियोसिस हो गई तो सारा हैप्लॉइड बनेगा। बट अभी डिवीजन वगैरह तो हुआ नहीं है बेटा, अभी हम डिवीजन कराने वाले हैं। डिवीजन से पहले चल रहे हैं, और फ्लावर क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो स्पोरोजिनस सेल भी क्या होगा? डिप्लॉयड। स्पोरोजिनस सेल आगे जाकर के क्या बनाता है बेटा? दिस बिहेव एज, जैसे ही मेच्योर होगा ना, इट विल बिहेव एज एमएमसी या पीएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और पीएमसी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में पॉलन मदर सेल, ठीक है। तो ये आगे जाकर के मैच्योर जब होगा तो यही डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो आगे जाकर के पॉलन बनाने वाले हैं। इसीलिए इनको मदर सेल का दर्जा दे दिया जाता है ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एमएमसी। अब क्या होता है बेटा? इस एमएमसी में क्या होता है बेटा? डिवीजन। और इस डिवीजन के बाद बनते हैं बेटा, कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन कह सकते हो, या आप मियोसिस कह सकते हो, ठीक है। और फिर जाकर के बनता है माइक्रोस्पोर्स। आपको पता है बेटा, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक मियोसिस जब होती है तो 4 सेल्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स की कितनी सेल बनेगी? 4 ही बनेगी, ठीक है। अगर स्पोरोजिनस सेल्स 2n है तो एमएमसी भी क्या होगा बेटा? 2n। बट एमएमसी में हो गया मियोसिस, तो माइक्रोस्पोर्स क्या डिप्लॉयड रहेगा? नहीं, हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस इज रिडक्शनल, वो आधा कर देता है। क्लियर हो गया? अब देखना ध्यान से क्या होने वाला है। अब आपने क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, 11th क्लास में, अगर ये एमएमसी है, दिस इज एमएमसी, है ना। ये एमएमसी सबसे पहले क्या करता है बेटा? मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस ये पूरी की पूरी ना 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। इट गेट्स कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, ठीक है। एक होता है मियोसिस 1, और दूसरा क्या होता है बेटा? मियोसिस 2। तो देखो क्या होगा, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1, पहले एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस, है ना। और साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड कर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, सेल वॉल बन जाएगा। तो आप देखो, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रोस्पोर डायाड, ठीक है, ठीक है। जो मियोसिस के बाद बने, स्पोर है, क्योंकि मेल का स्पोर है, आगे वर्ड क्या लगा हुआ है बेटा? माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बने हैं? 2, इसलिए वर्ड का लगा हुआ है? डायाड। डायाड मींस 2। अभी मियोसिस कंप्लीट हो गई? नहीं हुई है ना। मियोसिस कब कंप्लीट होती है? जब मियोसिस 2 हो जाए, मियोसिस 2 भी हो जाए। मियोसिस 2 हो जाएगी बेटा, 2 न्यूक्लियस से कितने हो जाएंगे? 4 न्यूक्लियस, ठीक है। और 2 सेल से कितने सेल्स हो जाएगी? 4 सेल्स, है ना। बना लो, फिर बना लेते हैं।
ये देखो, दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2, दिस इज सेल नंबर 3 एंड दिस इज सेल नंबर 4। ठीक है, ये 4 बने हुए हैं, इसीलिए अब नाम क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? 4 स्पोर्स हैं, कौन से? माइक्रोस्पोर्स। तो हम वर्ड यूज इस्तेमाल करते हैं बेटा टेट्राड। क्या इस्तेमाल करते हैं? टेट्राड। ठीक है, क्योंकि 4 हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बेटा, शुरुआत में क्या होता है, ये चारों के चारों स्पोर्स ना जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट में लिखवाती हूं एनसीईआरटी की लाइन, एज एंथर मैच्योर, ठीक है, डिहाइड्रेशन होती है और ये चिपके हुए माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स आर सेपरेटेड, and all 4 microspores are functional। फंक्शनल क्यों बेटा? स्पोर्स का काम अब क्या होता है, 11th क्लास से पढ़ा होगा, स्पोर्स का काम होता है आगे जाकर के गेमिटोफाइट बनाना। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं आपको पुराना रिलेट कराऊं, यहां पर पढ़ा था ना हमने, जैसे सेकंड, ये देखो मियोसिस हुई स्पोरोफाइट में, वो स्पोरोफाइट क्या था बेटा? एक सेल था, स्पोरोजिनस सेल, यहां पर बना स्पोर्स। स्पोर्स हमेशा क्या होगा बेटा? हैप्लॉइड, क्योंकि वो मियोसिस के बाद बन रहा है। अब ये स्पोर्स का काम होता है फॉर्म, क्या करता है बेटा? ये गेमिटोफाइट बनाता है। अगर मेल स्पोर होगा तो मेल गेमिटोफाइट बनाएगा, फीमेल स्पोर होता है तो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा। कैसा स्पोर है वो? मेल स्पोर है, क्योंकि उसका नाम है माइक्रोस्पोर। तो आगे जाके क्या बनाने वाला है? गेमिटोफाइट। कौन सा गेमिटोफाइट? मेल गेमिटोफाइट। बच्चों जैसा पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब बच्चों मेल गेमिटोफाइट का नाम होता है पॉलन ग्रेन, है ना? तो माइक्रोस्पोर्स सारे के सारे जितने भी बन रहे हैं, सारे के सारे फंक्शन होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे डेवलप करते हैं टू फॉर्म मेल गेमिटोफाइट, जिसको प्लांट के केस में हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गया? तो आओ इस चीज को लिख लेते हैं, ऑल आर फंक्शनल, ऑल आर फंक्शनल। जस्ट अ सेकेंड। सिंस all 4 spores will develop to form male gametophyte known as, क्या बोलते हैं बेटा उसको? pollen grain। क्या बोलते हैं? pollen grain। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बेटा 4 माइक्रोस्पोर बनने के लिए कितने, ये 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं ना, 4 माइक्रोस्पोर बनने के लिए डिवीजन कितनी लगी? तो बच्चे पता क्या करते हैं? एक डिवीजन ये काउंट करते हैं, एक डिवीजन ये काउंट करते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ही कहलाएगा, क्योंकि ये मियोसिस का हिस्सा है। ठीक है, तो 1 मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, एक ही मियोसिस से बेटा 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते। वो अलग बात है कि मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ये अलग हो गए, मान लो चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स जो है, यहाँ 4 माइक्रोस्पोर्स से बेटा अलग हो गए डिहाइड्रेशन के बाद। कब होगी? जब एंथर मेच्योर कर जाएगा। इट विल डेवलप टू फॉर्म मेल गेमिटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन। ये भी पॉलन ग्रेन बनाएगा, ये भी पॉलन ग्रेन बनाएगा, ये भी पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो आप खुद देख सकते हो हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड? 4 पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। अगर एक ही माइक्रोस्पोर फंक्शन होता बेटा तो फिर एक ही पॉलन ग्रेन बनता, क्योंकि चारों के चारों फंक्शन होते हैं, 4 पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो एक ही एमएमसी बेटा, एक एमएमसी सोचो, एक सेल 4 माइक्रोस्पोर्स बना सकती है ना? मतलब एक एमएमसी 4 पॉलन ग्रेन बना सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यस। तो इसमें कोई तूफानी बातें नहीं है, यही सारी बातें हैं और एनसीईआरटी पढ़ लो। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स बन गया बेटा। पॉलन ग्रेन्स अपने घर में सजाना थोड़ी है। पॉलन ग्रेन्स कहाँ बने? स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम कहाँ है? एंथर के अंदर। फाड़ दो,
फट जाता है एंथर, तो देखो एंथर फट गया, ठीक है। एंथर जैसे ही फट जाता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। आप एनसीईआरटी देख लो, ये देखो, हर एक सेल, each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad, ठीक है। सारी सेल्स माइक्रोस्पोर बना सकती है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक सेल, जितनी भी सेल है, हर सबके पास पोटेंशियल है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलिन मदर सेल मियोसिस के थ्रू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यही डेफिनेशन लिखी है हमने। The microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells. पहले सारे झुंड में जुड़े होते हैं बेटा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। चारों के चारों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। बट जैसे एंथर मैच्योर होता है, देखो लिखा हुआ है, एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हो जाते हैं, और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम बेटा थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर देयर, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स होंगी बेटा। और सोचो एक स्पोरोजेनस सेल अगर 4 बना सकती है, इतने ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स बनता होगा, तो थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। और जब एंथर फटता है तो वही पॉलन ग्रेन्स क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वही पॉलन ग्रेन्स क्या आ जाते हैं बेटा, बाहर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताना है बेटा, एक और चीज मुझे बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो देखो यहाँ एक लाइन ऑफ डेहिसेंस लिखी हुई ना, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहीं से एंथर बर्स्ट होता है। लाइन मतलब यहीं से एंथर बर्स्ट होगा और सारे के सारे जो भी पॉलन ग्रेन्स अंदर बन रहे हैं, अब ये देखो यहीं से, ये जो लाइन है ना, यहीं से एंथर बस्ट होता है, इसलिए इसको लाइन ऑफ डेहिसेंस कहा गया। एक और बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ये देखो हमारा बेटा ये ना, एक लोब ये है बेटा और दूसरा लोब ये है, ये देखो दिस इज बाइलोब स्ट्रक्चर। और फिलामेंट हमें सिर्फ नीचे ऐसा दिखाई दे रहा है, बट ऐसा थोड़ी कि नीचे ही है, देखो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ना। बट इसका काम सिर्फ ये एक स्टेराइल टिश्यू है, ठीक है। और ये आपको एज सच, जैसे अगर एक सेकेंड मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, आपको इस डायग्राम समझ में आ जाएगा। कहाँ गया हमारा डायग्राम बच्चों, यस देखो एनसीईआरटी के इस डायग्राम में यहां पर देखो ये समझाना चाह रही हूँ, ये कनेक्टिव, व्हाट इज दिस कनेक्टिव, क्या है ये कनेक्टिव इसी का पोर्शन है बेटा। ये देखो जैसे ये हमारा फिलामेंट है, एक लोब ये बेटा, दूसरा लोब ये, ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो दिस इज 1 लोब एंड दिस इज 2 लोब, यू कैन यू सी। और नीचे आपको ये जो डंडी दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है, फिलामेंट। तो अगर मैं इसको घुमाऊं ऐसे, ये देखो आपको इसमें बीच में काला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो उस जो काला पोर्शन आपको ऊपर तक आया हुआ दिखाई दे रहा है फिलामेंट का, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो जब आप इसको काटते हो तो फिलामेंट का भी अंश उस टीएस में दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ, कनेक्टिव क्या है, फिलामेंट का ही पोर्शन है जो मुझे बताना था। और डायग्राम से रिलेटेड मुझे एक और चीज आपको बतानी थी, वो क्या था बेटा, लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस वो लाइन होती है जहां पर एंथर फटता है, देखो, और वहीं से पॉलन ग्रेन निकलता है, पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है, ठीक है। और एक और लाइन चीज बतानी है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बेटा, एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, ग्रूव मतलब गड्ढा, जो हमारे थीकास को, जो हमारे लोब है उनको सेपरेट करती है। क्लियर हो गया, यस। बाकी आप बेटा रिवाइज करके आना, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। और आगे क्या कंटिन्यू होने वाला है, पॉलन ग्रेन का डिटेल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बट क्लास को एंड करने से पहले क्यों ना थोड़े क्वेश्चन लगा ले, सो दैट आपका रिवाइज भी हो जाए और आप फटाफट क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। आ जाओ। सो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इट अटैच टू दी, क्या होता है प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट किससे अटैच होता है, या तो थैलेमस से होगा या तो पेटल से होगा, तो बोथ ए एंड बी, आंसर नंबर सी। Mark the incorrect. The number and the length of the stamens are variable in flowers of different species. Yes. ये लाइन हम नोट करते हैं अपने उसमें। ये जो स्टेमन है ना बेटा, जरूरी नहीं है हर स्टेमन, जैसे इस डायग्राम में देखो कितने स्टेमन बने हुए, 1 2 3 4,
हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें सिर्फ 2 स्टेमेन थे, तो नंबर वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है फ्लावर किसका है, प्लस इसकी लेंथ भी ऊपर नीचे हो सकती है, जरूरी नहीं सारे स्टेमेन का जो फिलामेंट का लेंथ है वो सेम हो, वो लेंथ भी वेरी कर सकता है। 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए कहां कहां पर चेंज होता है, तुम जाके तुलसी का फ्लावर देख लो, तुम्हें चेंज मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स नंबर भी वेरी कर सकता है और लेंथ ऑफ फिलामेंट भी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ गया, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंथर इज टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर, यस 2 लोब वाला स्ट्रक्चर होता है, ये भी सही है। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, ये भी ठीक है। और टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 1 थीका, ना बेटा ईच लोब हैविंग 2 थीका, तो इनकरेक्ट मार्क करना था, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर ओन सेल्फिशनेस, यस इसको हम अपने सेल्फिशनेस की वजह से बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं बेटा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बना है, ये प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना है। ठीक है, तो ये भी सही है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस जिनके पास भी फ्लावर्स बनेगा, फ्लावर सेक्स ऑर्गन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो शो करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स बीइंग नॉन फ्लावरिंग दे डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं बेटा जिम्नोस्पर्म में सबूत मिलता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सबूत क्या है बेटा, सीड मिलती है, सीड मिल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, तो भले जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग है उनमें लीव्स मदद कर देती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जहां जहां पे फ्लावर नहीं होते ना बेटा, लीव्स जिम्मा उठाती है कि भैया मैं कराऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बात गलत है कि फ्लावर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। बाकी सारे स्टेटमेंट राइट। मार्क द इनकरेक्ट, एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड, ये तो मैम ने आपको शुरू में ही करा दिया कौन सा प्लांट डिप्लॉयड है कौन सा हैप्लॉयड। इसमें मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है तो डिप्लॉयड, इसमें भी मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है डिप्लॉयड। ब्रायोफाइट में मेन बॉडी गेमिटोफाइट होती है, पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन में बताया था, तो हैप्लॉयड। एल्गी में मेन बॉडी बेटा गेमिटोफाइट होती है और गेमिटोफाइट हैप्लॉयड बॉडी है, तो ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट सेवरल डैश एंड डैश चेंजेस, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कौन है बेटा मेल एंड्रोशियम और फीमेल क्या है गाइनोशियम। दैट्स ऑल, तो हमने रिवाइज भी कर लिया विथ फ्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे पॉलिन ग्रेन्स के बारे में, कोई डाउट हो तो बेशक पूछना। ठीक है, एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।